अस्सलाम वालेकुम। एज ए लास्ट एपिसोड आज हम ऑर्डर 9 के रूल 10, 11, 12, 13 और जो उसका लास्ट रूल 14 है उस पे बात करेंगे। जहाँ तक रूल 10 की बात है तो ये असल में उससे मुतल्लिक है कि जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा प्लेंटिफ्स हों और उनमें से कुछ प्लेंटिफ्स कोर्ट में जो भी अब कोर्ट ने डेट फिक्स की होती है केस के लिए उसमें कुछ प्लेंटिफ्स आ जाएं और कुछ प्लेंटिफ्स ना आए, तो उस सूरत में कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन होती है कि जो प्लेंटिफ्स आ गए हैं उनकी हद तक केस को प्रोसीड करे और जो नहीं आए उनकी हद तक भी कोर्ट जो है वो केस को प्रोसीड करना चाहे तो प्रोसीड कर सकती है या उनके मुतल्लक जो भी कोर्ट एक्शन लेना चाहती है वो ले सकती है। इसी तरह जो इसका ऑर्डर 9 का रूल 11 है, वो हमें ये बताता है कि अगर इन केस दो या दो से ज़्यादा डिफेंडेंट्स थे और उनमें से कुछ डिफेंडेंट्स जो है वो आ गए कोर्ट में, उनकी प्रेजेंस जो है वो मार्क हुई और कुछ नहीं आए, तो उस सूरत में भी फिर अदालत जो है उस केस को आगे फर्दर प्रोसीड कर सकती है। अगर चाहे तो जो डिफेंडेंट्स नहीं आए उनकी हद तक एक्स पार्टी कर सकती है, या अगर चाहे तो कोर्ट जो है उसको फर्दर प्रोसीड करके एट द फाइनल जो टाइम ऑफ जजमेंट होता है उनके मुताल्लिक जजमेंट में कोई भी जो है वो इस तरह का ऑर्डर पास करती है। अब आ जाते हैं इसी ऑर्डर 9 के रूल 12 पे। रूल 12 हमें ये बताता है कि अगर कोर्ट ने किसी प्लेंटिफ की या प्लेंटिफ्स की और किसी डिफेंडेंट की या एक से ज़्यादा डिफेंडेंट्स की को ये ऑर्डर किया हो या डायरेक्शन दी है कि वो इन पर्सन कोर्ट में पेश हों और वो इन पर्सन यानी ज़ाती तौर पर असालतन कोर्ट में नहीं आए, तो उस सूरत में अदालत जो है जितने भी पीछे जो रूल्स इसके हमने अभी तक पढ़े हैं उनमें से किसी को भी जो है वो उसकी जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस उसमें जो निकलते हैं उसको कोर्ट जो है वो अडॉप्ट कर सकती है इस तरह के मामलात में। अब हम आते हैं ऑर्डर 9 के रूल 13 पे, जो कि एक्स पार्टी डिक्री की सेट असाइड से मुतल्लिक है। यानी किसी डिफेंडेंट के खिलाफ अगर कोई एक्स पार्टी यानी एक तरफा डिक्री पास हो गई है, कोर्ट ने पास कर दी है, तो अब उसको सेट असाइड करवाना है तो उसके लिए जो डिफेंडेंट है उसको ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत सेट असाइड की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी और उसमें भी उसे विद इन 30 डेज जो है वो एप्लीकेशन देना होगी। और दूसरा ये है कि कोर्ट ने जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि कोर्ट ऐसी सूरत में जब ये सेट असाइड की एप्लीकेशन कोर्ट में आती है तो कोर्ट फिर इसके ऊपर इश्यूज फ्रेम करेगी। इश्यूज फ्रेम करके उसके ऊपर बाकायदा एविडेंस आएगी कि जो डिफेंडेंट ने अलेज किया है कि जनाब इस वजह से मेरे खिलाफ जो डिक्री है वो एक्स पार्टी हो गई है, मुझे समन प्रॉपर नहीं मिले या मुझे प्रॉपर टाइम जो है वो इतना शॉर्ट था कि मैं प्रिपेयर नहीं कर सका, मैं आ नहीं सका, पहुंच नहीं सका। जो प्लेंटिफ था उसने बहुत शॉर्ट टाइम में जनाब जो है वो जो भी प्रोसेस फी वो जमा करवाई या समन जमा करवाए थे, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं हो था कि मैं आ सकता, या कोई और रीज़न बताए कि जनाब इस वजह से मैं कोर्ट में नहीं आ सका तो मेरे खिलाफ डिक्री जो है वो एक्स पार्टी हो गई है, तो उस सूरत में वो सेट असाइड की एप्लीकेशन, या अगर वो आया हुआ था अदालत में या वो ऑलरेडी अदालत में था, अपने प्लीडर के ज़रिए था, अपने वकील साहब के ज़रिए था, लेकिन किसी एक जो है अपना उस पे डेट पे वो नहीं आया तो उसके खिलाफ एक्स पार्टी होगी, तो फिर उसको सेट असाइड करवाने के लिए एक्स पार्टी डिक्री कोई रीज़न देनी होगी, कोई अपना कोई ना कोई उसको एक प्लॉजिबल एक गुड जो है वो कॉज बतानी होगी कि जनाब इस वजह से मैं जो है उस तारीख पे जिस तारीख पे मेरे खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री हो गई है, एक तरफा डिक्री हो गई है, मैं इस वजह से वो अदालत में नहीं आ सका था। तो फिर अदालत जो है वो जो भी उसने अपना प्ली ली होती है उसके ऊपर इश्यूज फ्रेम करती है, एविडेंस आती है, उस एविडेंस पे फिर बाकायदा क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, दोनों पार्टीज एक दूसरे पे क्रॉस एग्जामिनेशन करती हैं, देन फिर अदालत जो है ऐसी जो सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन होती है देन फिर अदालत उसका फैसला करती है। अब अगर हम देखा जाए तो इसमें अगर हम रेमेडीज़ को देखें तो अगर जो जिसने सेट असाइड की एप्लीकेशन दी है डिफेंडेंट ने ऑर्डर 9 रूल 13 के तहत, तो उसके पास और कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं, तो हम देखेंगे कि उसके पास 12(2) की रेमेडी भी है कि वो सेक्शन 12(2) सीपीसी के तहत एप्लीकेशन दे सकता है। वो इसकी अपील फाइल कर सकता है सेक्शन 96 के तहत। वो इसका रिव्यू फाइल कर सकता है
جو کہ سیکشن 115 یعنی 115 جو سیکشن ہے سی پی سی کا، اس کے تحت اس کا ریویو فائل کر سکتا ہے. ریڈ ود جو آرڈر 47 ہے اس کا سی پی سی کا، اس کے تحت وہ اس کا ریویو فائل کر سکتا ہے. تو یہ اس کے پاس ریمیڈیز ہیں. اور اگر یہ اس کی سیٹنگ اسائڈ کی اپلیکیشن بھی نان پروسیکیوشن میں خارج ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اس اپلیکیشن میں بھی پیش نہیں ہوتا، تو پھر اس کی ریسٹوریشن کے لیے اس کو 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ایسی اپلیکیشن یعنی کہ سیٹنگ اسائڈ کی اپلیکیشن جو نان پروسیکیوشن میں خارج ہو گئی تھی، اس کو ریسٹور کروانے کے لیے اس کے پاس 3 سال کا ٹائم ہو. 3 سال میں پھر وہ آئے گا. پہلے اپلیکیشن دینے میں اس کو 30 ڈیز میں وہ دینی ہے اپلیکیشن، اور اگر وہ اپلیکیشن نان پروسیکیوشن میں خارج ہو جائے تو پھر اس کے پاس 3 سال انڈر آرٹیکل 181 آف لمیٹیشن ایکٹ یہ اس کے پاس جناب میعاد ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس یہ پیریڈ ہوتا ہے، اس دوران وہ اپلیکیشن دے سکتا ہے. اب ایک اور ریمیڈی کی طرف آتے ہیں کہ اگر ایک ڈیفینڈنٹ کے خلاف یک طرفہ ڈگری پاس ہو گئی ہے، ایکس پارٹی ڈگری پاس ہو گئی ہے، اور اس نے سیٹ اسائڈ کی اپلیکیشن دی ہے، تو اس کو چاہیے کہ سیٹ اسائڈ کی اپلیکیشن کے ساتھ 151 سی پی سی کی اپلیکیشن بھی دے کہ جناب اس ڈگری کا آپریشن سسپینڈ کیا جائے. اور یہی اگر اس ڈگری ایکس پارٹی ڈگری کی ایگزیکیوشن فائل ہو گئی ہے تو پھر آرڈر 21 رول 26 کے تحت وہ اس کی اپنا جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے اس میں وہ آرڈر 21 رول 26 کی اپلیکیشن دے کر کے وہاں پہ بھی اس کی ایگزیکیوشن کو سٹاپ کروا سکتا ہے، سسپینڈ کروا سکتا ہے. تو یہ ہے آرڈر 9 رول 13، جہاں پہ اگر کسی ڈیفینڈنٹ کے خلاف، کسی پارٹی کے خلاف ایکس پارٹی ڈکری جو ہے وہ کورٹ جاری کر دے، پاس کر دے، تو اس کے پاس یہ ریمیڈیز ہوتی ہیں. اب اگر آ جائیں اس کا جو رول 14 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسی اپلیکیشن جو کہ سیٹ اسائڈ کی دی جائے گی، وہ وداؤٹ گیونگ نوٹس ٹو دا ادر پارٹی اس کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا. یعنی دوسرے لفظوں میں جب بھی اپلیکیشن آپ سیٹنگ اسائڈ کی دیں گے تو پہلے اس کا دوسری پارٹی کو نوٹس ہوگا، اس کے بعد اس کے اوپر ایشوز فریم ہوں گے، ایویڈنس آئے گی، دین پھر کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی. تو یہ ہے آرڈر 9 کے رول 1 سے لے کر کے 14 تک 14 تک ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہمارا آرڈر ہے سی پی سی کا. اس پہ تھوڑا سا ہمیں جو ہے اس کو مزید اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، مزید اس کی جو کمنٹری ہے اس کو دیکھنا چاہیے. میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ. آئی ایم فرام لاہور. السلام علیکم.